हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया। मैं भी इधर बहुत बढ़िया। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आई गेस। परीक्षा में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। और मैंने जैसे कि वादा करा था कि आपको मैं रिवीजन क्लासेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दूंगा, तो ऑब्वियसली मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। जब भी वक्त मिल रहा है मैं उसके रिवीजन क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप भी प्लीज़ तत्परता से उस रिवीजन क्लास को देखें। मैं प्रॉब्लम्स भी करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल YKTC_CA इंटर, YKTC_CA इंटर में जाकर वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर उसको ओपन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, राइटअप्स, एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डन बाय मी, वो सब कुछ आपको वहाँ से इजीली डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर आपने जितना भी सपोर्ट किया मेरे को। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर फर्स्ट टाइम इस चैनल के वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि सबसे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कर दें, ताकि जोर से घंटा बजेगा तभी जाकर के आपको नोटिफिकेशंस हमारे चैनल के सबके सब आएंगे। अगर आप वो बेल आइकन का ऑल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो सिर्फ सेलेक्टेड नोटिफिकेशन जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और YKTC एक मुहिम है, हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी और वो हमेशा नहीं रुकेगी, ठीक है, चलती रहेगी। जो लोग पहले से इस चैनल में और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों से एक आग्रह और है कि भाई आप जब भी वीडियो देखें तब भी आपने अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाए वीडियो को। जो रिलेवेंट ऑडियंस है उन तक पहुँचना चाहिए, सभी चीज़ पहुंचनी चाहिए, उनको दिखनी चाहिए कि भाई उनके लिए रिवीजन लेक्चर्स आए, जैसे वो आए हैं। तो मैंने पहले आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर मैंने सबसे पहले पढ़ाया कि भाई इंट्रोडक्शन टू AS, उस पर एक वीडियो कराया मैंने। उसके बाद आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर एक वीडियो कराया मैंने। फिर उसके बाद अब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पर कराऊंगा एक वीडियो, और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पर कराऊंगा एक वीडियो। फिर ऐसे धीरे धीरे ग्रुप 1 के जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे उन सभी के वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम जो है वो मैं एक दिन प्रॉब्लम भी लूंगा सारे के सारे। अच्छा, प्रॉब्लम के साथ में जितने सॉल्यूशंस हैं उसके, वो सभी कुछ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आप जाएं, वहां से आप डाउनलोड करें, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम फिर आगे बढ़ते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की तरफ बढ़ते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हम रिवाइज करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है क्या। आ जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया पॉलिसीज क्या होती हैं और क्यों इसका नाम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज पड़ा। पॉलिसीज की मतलब होती हैं नीतियां, ठीक है, कि हम कोई काम कैसे करते हैं, उसको करने का तरीका क्या है हमारा, उसको पॉलिसीज बोलते हैं, ठीक है। ये AS किस पर एप्लीकेबल है? देखो, मैं फ्लैट बात करूंगा, जो जो मैंने नोटिंग्स लिख रखी हैं उस नोटिंग के हिसाब से बात करूंगा। नोटिंग में जहां जहां पॉइंट्स आएंगे समझाने के लिए, वो पॉइंट्स मैं वहां वहां समझाता रहूंगा, ठीक है। चलें जरा, सबसे पहले ये एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि ये AS किस किस पर एप्लीकेबल है। तो भैया ये AS जो है ना, सभी एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट, सभी एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल है, सभी एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट उन पर जिन पर इंड AS एप्लीकेबल है। तो इंड AS जहां पर एप्लीकेबल होते हैं वहां पर तो कुछ इंड AS जहां एप्लीकेबल होता है वहां पर AS एप्लीकेबल होता ही नहीं है। चले, तो ये किस पर एप्लीकेबल है भैया? सभी सभी पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज, ठीक है ना। व्हाट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, उस पर बात करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, सबसे पहले उससे बात करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स अप्लाइंग of applying those principles in preparation and presentation of financial statement। तो यहाँ तीन बातें आपको समझनी है, यहाँ तीन बातें आपको समझनी है। पहली बात समझनी है आपको, जो मैं लिख रहा हूँ, देखो जरा, तीन बातें समझनी है। पहली बात समझनी कि भाई स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दूसरी बात समझनी मेथड्स क्या होते हैं, और तीसरी बात समझनी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो मैंने
अभी मैं तीसरी बार बताऊंगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने हर वीडियो में बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जोर से बोलो क्या? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है और मेथड्स है, ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है एंड मेथड्स है जो उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे किया जाए वो बताता है। ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है एंड मेथड्स है कि उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे किया जाए, कहां अप्लाई करना है, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको भी तीन बातें सीखनी है। पहली बात सीखनी कि भाई स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, दूसरी बात सीखनी कि मेथड्स का मतलब क्या होता है, तीसरी बात सीखनी है आपको कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पहला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स एंड प्रोसीजर्स। क्या क्या है? रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट सर्व्स एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। मतलब करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस मतलब जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप जिन बात की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उन चीज़ों की अकाउंटिंग के लिए रूल्स है और प्रोसीजर है। रूल्स है और प्रोसीजर्स है। रूल्स मतलब नियम, प्रोसीजर मतलब मेथड, तरीका, कि भाई कैसे उनको अप्लाई करना है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है, जैसे मतलब करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एसेट पर क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे डेप्रिसिएशन परफॉर्म करना है, किस मेथड से परफॉर्म करना है, इसको बोलते हैं क्या, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब एसेट पर डेप्रिसिएशन करना। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। पहली बात, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताया भैया, ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट सर्व्स एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड फाइनली नोट्स टू अकाउंट्स। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उनके लिए पीएल और बैलेंस शीट एंड कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने बता देंगे वो होगा। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज के कुछ एग्जांपल्स हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का एग्जांपल है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट का मतलब भैया एसेट को किस मेथड से डेप्रिसिएट करेंगे, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडी मेथड, किस मेथड से डेप्रिसिएट करना चाहते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, किस मेथड से हम इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को करना चाहते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, हम डेटर्स को वैल्यू कैसे करना चाहते हैं। डेटर्स को वैल्यू करने का मतलब है डेटर्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पर तो वैल्यू होगा, लेकिन उस पर हमें प्रोविजंस लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। AS4 से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आएंगी कुछ। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं, क्या तरीका है, कॉस्ट पे, NRV पे, फेयर वैल्यू पे, किस तरह वैल्यू करते हैं वो। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट आपको समझ नहीं आएगा। बेसिकली इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब इतना समझ लो कि एडवांस में डेप्रिसिएशन है, ये और कुछ नहीं, एडवांस में डेप्रिसिएशन है। हर अकाउंटिंग पीरियड में हम जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब होता है हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम एक ऐसे एसेट को चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब जो एसेट मेरे को पैसा कमा के तो उसको कैश जनरेटिंग यूनिट बोलते हैं। हम सिंपल सेंस में यही समझ लो। ठीक है,
उस यूनिट का हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू क्या चल रही है, रिकवरेबल अमाउंट क्या चल रहा है, करंट वैल्यू क्या चल रही है, और उस करंट वैल्यू पर उसको मेजर करते हैं हम। इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा, इसको एडवांस में डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ये आपके दूसरे वाले ग्रुप में एएस है। अमर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अमर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट का मतलब हो गया कि जो भी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको जब अमर्टाइज करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं अमर्टाइज। ठीक है, एसएलएम बेसिस पे करते हैं कि यूज़ के बेसिस पे करते हैं कि बेनिफिट के बेसिस पे करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। नोट नंबर 3, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है? जैसे मैं ना एक बैलेंस शीट बनाता हूँ आपके लिए, देखो जरा। मैं अगर एक बैलेंस शीट बनाऊँ आपके लिए, और यहाँ लिखो मैं कैपिटल 400, करंट लायबिलिटी 300, फिक्स्ड एसेट 350, करंट एसेट 450। ये बैलेंस शीट बना दिया मैंने। आपको देखकर क्या लग रहा है भैया बैलेंस शीट कैसा है? आप बोलेंगे बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है। ये 800 टोटल बैलेंस हो गया। इसमें आप ऐसा, इसको भी 400 कर लो, इसको 500 कर लो। ये 800 आपका यहाँ भी टोटल बैलेंस हो गया। आप बोलेंगे भैया बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है, एकदम बढ़िया बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं लिख देता हूँ कि फिक्स्ड एसेट आर शोन एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, शोन एट मार्केट वैल्यू। तो इससे आपको क्या समझ आएगा भैया? फिक्स एसेट आर शोन एट मार्केट वैल्यू का मतलब हम तो इसको हमेशा बुक वैल्यू पर रखते हैं। आप मार्केट वैल्यू क्यों लेकर जा रहे हैं? मार्केट वैल्यू तो नहीं लेकर जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि हो सकता है ये कंपनी बंद होने वाली हो, ऐसा। तो जब तक मैं किसी के बारे में बताऊंगा नहीं, तब तक आप उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो ये बैलेंस शीट देखने से ये पता चलता है। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का इससे क्या रिलेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का इससे क्या रिलेशन है वो समझाता हूँ। देखो जरा, हम कभी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया है, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, व्हाट आर दिस फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड दैट द एंटिटी हैज फॉलोड, इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड दैट द एंटिटी हैज फॉलोड। ये प्रिज्यूम्ड रहता है कि एंटिटी ने फॉलो किया है क्या? अजम्पशन गिवन इन एएस व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो अजम्पशंस हैं उसको एंटिटी ने फॉलो किया है, ये माना जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। ऐसा माना जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। ठीक है ना, व्हाट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन से हो गया? पहला नंबर है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया? गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन दैट इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फोरसीएबल फ्यूचर। हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि कंपनी, एंटिटी अपना ऑपरेशन मतलब अपना बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर मतलब दूरगामी भविष्य तक जिंदा रखेगी। ठीक है, न ही इसका नाइदर देयर इज एन इंटेंशन, न ही इसका इंटेंशन है और न ही कोई नीड है कि अपना ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन को कर्टेल करे, काटे। ठीक है, या बंद करे या कम करे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो है ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो है ना, वो क्या कह रहा है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कह रहा है कि भैया पहला अजम्पशन जो है गोइंग कंसर्न, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन कह रहा है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। इट विल, ये लाइन याद रखने का, ये लाइन लिखने का परीक्षा अगर आया तो लाइन लिखने का है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that it will continue its operation for the foreseeable future, neither there is an intention, ना ही इंटेंशन है, एंड नॉर देयर इज अ नीड, ना ही जरूरत है कि कंपनी अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को कर्टेल करेगी, काटेगी। ठीक है, पहला चीज समझ में आ गया। तो ये लाइन याद रखने का, टैग लाइन एकदम बढ़िया से।
उसके बाद जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है कि एसेट्स अगर मान लो आपने खरीदे 10 लाख रुपए के, आप उसके लाइफ को 5 साल दिखा रहे हैं, नीचे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट 5 साल दिखा रहे हैं, तब इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 5 साल जब उसकी यूजफुल लाइफ दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि आपने ऐसा सोचा है ये एसेट 5 साल तक आप यूज करेंगे। अगर आप ये एसेट 5 साल तक आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भैया आपने अपने बिजनेस को 5 साल तक और ले जाना है। इसका मतलब है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो हो रही है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? बोला कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। जो भी अकाउंटिंग अजम्पशन आप फॉलो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंटली आप फॉलो करेंगे, ऐसा कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है। कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉलो करने का मतलब क्या हो गया? बोला कि इस साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए फॉलो करी है, वही पॉलिसी आप दूसरे साल ही फॉलो करेंगे, वही पॉलिसी आप तीसरे साल ही फॉलो करेंगे, वही पॉलिसी आप चौथे साल ही फॉलो करेंगे और आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स तक फॉलो करेंगे। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या मैं कभी इसको चेंज नहीं कर सकता क्या? ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, इसके बाद हम नीचे में करेंगे। ठीक है, आना जरा। द एंटिटी follows, it means the entity follows same accounting policy for similar transaction, same accounting policy for similar transaction, same accounting policy follow करेंगे for similar transaction in all accounting period, सभी अकाउंटिंग पीरियड में। चेंज आप करेंगे नहीं बेटा, एकदम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, दिस हेल्प्स द इन्वेस्टर्स या यूजर टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आप यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, वो कंपेयर कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजिली। मैंने इसका एग्जाम्पल भी नीचे दे रखा है, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड है SLM। ठीक है, आपने पहले साल SLM फॉलो किया, फिर दूसरे साल SLM फॉलो किया, फिर उसके बाद SLM फॉलो किया, फिर WDV फॉलो कर लिया, फिर WDV फॉलो किया, फिर SLM फॉलो कर लिया, फिर WDV फॉलो किया, फिर कुछ और फॉलो कर लिया। तो आप SLM WDV SLM ऐसे फॉलो कर रहे हैं मेथड। तो इसका मतलब है कि आप SLM में डेप्रिसिएशन डिफरेंट आता है और एक जैसा आता है, और WDV में डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिफरेंट आता है। तो आप अगर हर बार अलग अलग डेप्रिसिएशन फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट भी अलग अलग लगेगा। तो अगर प्रॉफिट पे इंपैक्ट अलग अलग लगेगा तो फिर जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको समझ में नहीं आएगा ना कि प्रॉफिट का ग्रोथ कितना हुआ है, कंपनी का ग्रोथ कितना, क्योंकि आप एक ऐसा फिगर एडजस्ट करें जो फिगर उसके दिमाग में है कि भाई ये फिगर या तो ऐसे सेम रहेगा या तो फिर इतने 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 परसेंट से हर बार घटता रहेगा, लेकिन आप उसी फिगर को बार बार इंटरचेंज करके अलग अलग कर रहे हैं, तो वो डिसीजन कैसे लेगा, ये बड़ी बात हो जाती है। समझ रहे हैं? इन्वेंट्री का मेथड कभी फीफो फॉलो करे, कभी वेटेड एवरेज फॉलो करे, कभी कुछ फॉलो करे, कभी कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा देखो, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लेकर के समझाया है। ठीक है, कि प्रॉफिट पर इंपैक्ट आता है, इसलिए हम उसको अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। तो पहला एजम्पशन रहा हमारा जो रहा वो एजम्पशन रहा हमारा पहला गोइंग कंसर्न। दूसरा एजम्पशन जो रहा वो हमारा रहा कंसिस्टेंसी। तीसरा एजम्पशन जो रहेगा वो हमारा है अक्रूअल एजम्पशन। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो एजम्पशन है ना, उसके अंदर मैंने एक बात अभी आपसे बताई नहीं है। आप के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या भैया हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्या? कंसिस्टेंसी एजम्पशन जो आप ले रहे हैं, कभी मेरे को मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी रही तो हम क्या करेंगे, ये बता दो। मैं बोल रहा हूँ ना, आगे वो आएगा, थोड़ा वेट करने का। ठीक है, अक्रूअल एजम्पशन। अक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है? बोलता है अंडर दिस एजम्पशन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे ऑकर एंड रिलेट्स टू करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज इररिलेवेंट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। बचपन से पढ़े आ रहा है कि जब भी खर्चा इनकर हो, जब भी इनकम की सर्टेनिटी एग्जिस्ट हो जाए, तभी इनकम को रिकॉर्ड कर लेने का है। ठीक है, आइदर वो मिला हो चाहे नहीं मिला हो, चाहे पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं पेमेंट हुआ हो। ठीक है, ये अक्रूअल एजम्पशन, इसमें इतनी बात नहीं करनी, आपको ऑलरेडी पता है ये बात। जैसे रेंट पेड 6,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर 1,000 रुपया, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाती है कि 6,000 में 1,000 ऐड करना है, मतलब ये अज्यूम्ड है, बताना ही नहीं है मेरे को आपको ये बात। ठीक है, देखो व्हाट हैपेंस व्हेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर नॉट फॉलोड। बोला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर फॉलो नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है? बोला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर फॉलो नहीं होंगे तो फिर क्या होगा उस केस में? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर फॉलो नहीं होंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं हुए। देखो, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज फॉलोड, ठीक है, तो कोई डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। लेकिन फिर भी ना हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग लिखते हैं कि कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न ये सब फॉलो हुआ है, होकर की प्रेजेंटेशन की और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया गया है, ऐसा हम लोग लिखते हैं वहां पर। ठीक है,
लेकिन फिर भी आप समझ लो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन सॉरी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो हो रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो हो रहे हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो हो रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर फॉलो कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर देने का क्या, बताओ सर, डिस्क्लोजर नहीं देने का। फॉलो कर रहे हैं, डिस्क्लोजर देने का क्या, नहीं देने का। अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर देना है क्या, देना है सर। हाँ, फॉलो कर रहे हैं डिस्क्लोजर नहीं देना है, फॉलो नहीं कर रहे हैं डिस्क्लोजर देना है। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट फॉलोड, अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो देन इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएंगे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा, तो यूजर जो ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने तरह से डिसीजन लेगा, ठीक है, वो अपने तरह से डिसीजन लेगा। अब एक बार फटाफट आना कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या कहते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो हमारे थे वो 3 थे, ठीक है, क्या क्या, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, ठीक है, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा अक्रूवल एजम्पशन। और अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना है, फॉलो हो रहे हैं तो डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जब अगर फॉलो होते हैं तो हम नोट्स अकाउंट में कुछ बात लिखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। चले आ जाए फटाफट। ये हो अब दूसरी चीज, हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहले आपने क्या सीखा कि अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, उसके बाद आपने क्या सीखा कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होते हैं। फिर आप सीख रहे हैं नोट नंबर 4 में कि हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज कब लगानी है, आप ये अब सीखेंगे। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी कब लगानी, आप ये सीखेंगे। देखना जरा, अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 बातें हैं, पहला प्राइमरी कंसिडरेशन, दूसरा सेकेंडरी कंसिडरेशन। व्हाट इज दिस प्राइमरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन का मतलब ये होता है, प्राइमरी कंसिडरेशन का मतलब ये होता है, और सेकेंडरी कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, देखने आप देखिए जरा। व्हेन वी सेलेक्ट एनी अकाउंटिंग पॉलिसी we keep in mind that those policies should be selected which reflect true and fair view of entity and its operation and accounting। तो जब भी हम कोई पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं तो अपने दिमाग में एक बात रखते हैं कि भैया जो भी पॉलिसी हम सेलेक्ट करें तो अपने दिमाग में एक बात रखते हैं कि उस पॉलिसी से ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए किसका, ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए एंटिटी के ऑपरेशन का और अकाउंटिंग का। बस इतनी सी बात है। जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी हम सेलेक्ट करते हैं तो हम पहला प्राइमरी कंसिडरेशन हमारा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए हमारे अकाउंटिंग का और एंटिटी के ऑपरेशन का। 2 बात याद रखना, किससे किसका ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए, अकाउंटिंग का और एंटिटी के ऑपरेशन का। सेकेंडरी कंडीशन क्या होता है, सेकेंडरी कंडीशन में 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कौन कौन से, पहला है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब आप एकदम सिंपल में समझ लो, समझदारी, ठीक है। प्रूडेंस का मतलब क्या बोला, दिस स्टेट्स दैट एंटिटी शुड नॉट रिकॉर्ड एनी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट। बोला हम लोग इसको बचपन में कंजर्वेटिज्म ही बोलते हैं, आप 11th में सीखोगे कंजर्वेटिज्म, तो प्रूडेंस को कंजर्वेटिज्म ही बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंसिडरेशन में पहला पॉइंट ये आ रहा है कि भैया एंटिटी को रिकॉर्ड नहीं करना है एनी एंटीसिपेटेड इनकम, एंटिटी को रिकॉर्ड नहीं करना है एनी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट, मतलब भविष्य में होने वाला प्रॉफिट या भविष्य में होने वाला इनकम अगर एंटिटी को दिखे तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर एंटीसिपेटेड लॉस या एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस दिखे तो उसको रिकॉर्ड करना है। पहला प्रूडेंस जो हमारा पहला पॉइंट है प्रूडेंस, उसका जो थीम है वो यही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपको अगर मैं बोल कर गया, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, आपको अगर मैं बोल कर गया, जैसे मान लो मेरा एग्जांपल ले लो,
हमारा जो है एडुकेशन बिजनेस है, ठीक है। तो मान लो अगर किसी ने इंक्वायरी किया कि सर हमें सीए इंटर की क्लासेस बाई करनी है, ठीक है, और हमारा मान लो सीए इंटर के अकाउंट से क्लासेस का कॉस्ट है 15,000 रुपये, ठीक है। तो क्या मैं वो इंक्वायरी करके गया, वो बोला ठीक है मैं फ़ोन करूँगा फिर दोबारा, जब बाई करना होगा मैं फ़ोन करूँगा, मतलब ठीक है। तो क्या मुझे आज के आज सेल्स की एंट्री मार देनी चाहिए क्या? आज के आज सेल्स की एंट्री मार देनी चाहिए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं मारनी चाहिए सर, अभी उसने इंक्वायरी किया है, अभी तो उसने इंक्वायरी किया, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो बाई करेगा कि नहीं बाई करेगा। दूसरा एग्जांपल, मान लो मेरे को ऑर्डर है, मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को ऑर्डर है कि 100 पीस टॉय बना के दे देना, टॉय खिलौना, ठीक है। तो वो खिलौना बनाने का ऑर्डर जो मेरे को आया है 100 पीस बना के देने का, तो क्या मैं आज के आज उसका सेल्स रिकॉर्ड कर दूं क्या? सर नहीं, जब तक सर्टेनिटी नहीं हो जाती, जब तक सर्टेनिटी नहीं हो जाती कि इनकम जो है होगा, तब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। तो रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो ये जो हमारा जो ये प्राइमरी कंसिडरेशन के बाद सेकेंडरी कंसिडरेशन आया, उसका जो पहला पॉइंट है प्रूडेंस, वो प्रूडेंस इनकम के लिए ये बात करता है। अब एक्सपेंस की बात कर लेता हूं मैं। जैसे मान लो आपके घर में हर बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है, तो हर महीने आपको पैसे अलग करके रखने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए। तो बिजनेस से भी आता होगा, मान लो 5,000 पर मंथ का बिल आता है, ठीक है। तो हो सकता है कि 5,000 से ज़्यादा का भी है, 5,000 से कम का भी है, ये हो ही सकता है। तो आप क्या करेंगे, हर बार आपको पता है ना कि वो तो आएगा ही बिल, ठीक है, हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, उसके लिए प्रोविजन क्या करना है, आज ही बना के रख लेना है। तो ये प्रूडेंस जो है ना, उसका थीम यही है। तो प्रूडेंस कहता है कि इनकम को सर्टेन बेसिस पर रिकॉर्ड करो और एक्सपेंस जो होगा उसको अनसर्टेन बेसिस पर रिकॉर्ड करो। तो पहला चीज समझा तुमने, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी अपने को, दो कंसिडरेशन, क्या क्या, प्राइमरी कंसिडरेशन ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है हमें को, किसका, अकाउंटिंग का और एंटिटी के ऑपरेशंस का। दूसरा सेकेंडरी कंसिडरेशन, सेकेंडरी कंसिडरेशन में हमें क्या देखना है कि भैया सेकेंडरी कंसिडरेशन में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है उसका प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है कि एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट या इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, किसको, एंटिटी को। एंटिटी शुड नॉट रिकॉर्ड एंटीसिपेटेड प्रॉफिट या इनकम्स, बट एंटिटी शुड रिकॉर्ड एंटीसिपेटेड लॉसेस या एक्सपेंसेस इमीडिएटली, ठीक है। मतलब इनकम को सर्टेन बेसिस पे रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंसेस को अनसर्टेन बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। बात आपको समझ में आ गई है? आगे बढ़ता हूं, फटाफट आगे बढ़ता हूं। दूसरा पॉइंट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसके मैंने 2 एग्जांपल दे रखे थे, ठीक है। मेन क्लास जो था उसमें एग्जांपल दे रखे थे। मान लो 2 मित्र हैं, एक लड़का है उसका नाम है, एक बच्चा है उसका नाम है रश्मि, एक बच्चा है उसका नाम है विजय, ठीक है। दोनों के दोनों क्लास में एब्सेंट हैं, ठीक है। तो मैंने अगली क्लास में पूछा कि भैया आप लोग क्यों एब्सेंट हैं? तो वो लोग बोले कि सर हमें कुछ काम था, ठीक है। हम बोले क्या काम था? बोले सर हम लोग दोनों बीमार थे। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बीमार थे तो बोले बीमारी का प्रूफ साथ में लेके घूम रहे हैं क्या? डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन और दवाई का पत्ता। हम बोले बढ़िया बात है, ठीक है, बीमारी और बीमारी का प्रूफ दोनों साथ में लेकर घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो बाद में मेरे को पता चला कि नहीं, दोनों सीए इंस्टीट्यूट गए थे, इनका कोई काम था अटका हुआ था, वहां से करा के आए। मेरे को बताया इसलिए नहीं क्योंकि भैया डांटेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहां से आया? सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहां से आया? फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म, जो आप हमें दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं कि भैया मैं तो बीमार था, ये प्रेस्क्रिप्शन है, ये दवाई है। सब्सटेंस, फैक्ट, फैक्ट क्या है? सर आप आए नहीं थे क्लास क्योंकि आप किसी और जगह गए थे, सीए इंस्टीट्यूट गए थे, कोई काम से गए थे। ये पहला एग्जांपल हो गया। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हो गया कि भैया हमें लीगल फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें फैक्ट से मतलब है। किससे मतलब है? फैक्ट से मतलब है। देखो ना, मैं एक एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल अभी और दूंगा इसके ऊपर में। बोला ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट, बोला ट्रांजैक्शंस हो या अदर इवेंट हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे कब? उनका सब्सटेंस हम कंसीडर करके रिकॉर्ड करेंगे, न ही लीगल फॉर्म। उनका सब्सटेंस हम कंसीडर करके रिकॉर्ड करेंगे, न ही लीगल फॉर्म। सब्सटेंस का मतलब हो गया बेटा फैक्ट। सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? फैक्ट क्या था, रियलिटी क्या थी, सच्चाई क्या थी। रियलिटी क्या थी, फैक्ट क्या था, सच्चाई क्या थी। और लीगल फॉर्म का मतलब हो गया, लीगल फॉर्म का मतलब हो गया कि टेक्निकली, लीगल फॉर्म का मतलब हो गया कि टेक्निकली चीजें कहां फॉल कर रही। तो हमें टेक्निकलिटी पर नहीं जाना है, हमें जाना है कि फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपने हायर परचेज पे एसेट लिया, तो हायर परचेज पे एसेट लेते तो अब सभी बच्चों को पता, सभी बच्चों को पता जो सी एंटर में है, उनको पता है कि हायर परचेज पे हम अगर कोई टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कोई ट्रक खरीदते हैं, कुछ भी खरीद लो इंस्टॉलमेंट में, कुछ भी खरीद लो इंस्टॉलमेंट में, अगर वो हायर परचेज पे है,
याद रखना, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर नहीं है, हायर परचेज पर है। हायर परचेज पे है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? व्हेन यू पे दी लास्ट इंस्टॉलमेंट, व्हेन यू पे दी लास्ट इंस्टॉलमेंट। तब तक आप कौन रहते हैं? बेली रहते हैं। कौन रहते हैं? बेली रहते हैं। तो अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है तभी आप ओनर बनेंगे, अदरवाइज बेली रहेंगे। ठीक है, ओनरशिप किसके पास है? बोलो ना, ओनरशिप किसके पास है? जिसने आपको हायर परचेज पे सामान बेचा, मतलब हायर वेंडर के पास है। तो आप मेरे को एक बात बताना, हायर परचेज पे आप एक ट्रक खरीद लिया, हायर परचेज पर आप एक ट्रक खरीद लिया और ट्रक को यूज किए जा रहा है, किए जा रहा है, उससे माल ढुलाई कर रहे हैं, ढुलाई किए जा रहा है माल। ठीक है भैया, माल ढुलाई हो रहा है उस पे, तो उसका डेप्रिसिएशन किसके पास? आप अपने बुक में लिखते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट, आप अपने बुक में लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब है कि एसेट का बैलेंस हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखता है और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता है, जबकि वो एसेट किसका है? ओनरशिप हायर वेंडर का है। ओनरशिप किसका है? हायर वेंडर का है। ओनरशिप हायर परचेजर का नहीं होता है। तो इसका मतलब लीगल फॉर्म, लीगली वो चीज हायर परचेजर की नहीं है, हायर वेंडर की है, लेकिन हायर परचेजर उसको अपने बुक्स में लिखता है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। इसका मतलब सब्सटेंस या फैक्ट्स या रियलिटी क्या है? सर मैं यूज कर रहा हूं इसलिए मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने बुक्स में लिखूंगा। ये फैक्ट या रियलिटी है। लीगल फॉर्म क्या है? किसी और का एसेट है। समझ रहे? तो ये 2-3 एग्जांपल हो गए आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म के। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कंसीडरिंग इट्स सब्सटेंस या फाइनेंशियल रियलिटी, नॉट ओनली द लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म को ध्यान में रखकर नहीं, जबकि सब्सटेंस या रियलिटी को ध्यान में रखकर हम लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया। मटेरियलिटी की बात आ जाओ, मटेरियलिटी की बात, कि मटेरियलिटी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड फॉर मटेरियल आइटम्स ओनली। मटेरियल आइटम्स के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट होंगी। ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड आइटम्स। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मटेरियल आइटम्स के लिए सेलेक्ट होंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेगा जितना मटेरियल फैक्ट्स एंड आइटम्स है। मटेरियल आइटम्स का मतलब क्या होता है? वो आइटम जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को प्रभावित करे। ये 50 बार बता चुका हूं मैं, ठीक है, और आपको ऑलरेडी ये पता भी है। तो चलें, हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी कंप्लीट हुआ। हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या बातें थी सर? दो बातें थी। पहला प्राइमरी कंसिडरेशन, दूसरा सेकेंडरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन में क्या बोल रहा था कि प्राइमरी कंसिडरेशन ने बोल रहा था कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू उससे दिख रहा है तो आपको वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए। किसका ट्रू एंड फेयर व्यू? ऑपरेशन का एंड अकाउंटिंग का। उसके बाद हमारा सेकेंडरी कंसिडरेशन में कितना पॉइंट था? सेकेंडरी कंसिडरेशन में 3 पॉइंट था। कौन कौन सा? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, हम किस तरह अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? किस तरह अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? आ जाना। बोल रहा जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, सब की सब अकाउंटिंग पॉलिसी एक जगह डिस्क्लोज होंगी। शैल बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस। ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मींस विच हैव इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको ये पता है, इस पे कोई बताने की जरूरत नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आई बात, मैं बोल रहा था ना कंसिस्टेंसी करना है। आप सोच रहे थे कि भैया अगर चेंज करना रहे तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करना है आराम से चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। अपने आप को बदलोगे तो आपका समय बदलेगा। एक जैसा काम नहीं होना चाहिए, दिन ब दिन प्रक्रिया आपकी चेंज होनी चाहिए और प्रोग्रेस होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी चेंज करने का है। अगर जरूरत पड़े तो खुद को बदलो। वैसे जरूरत पड़े तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। तो आप पूछेंगे भैया कब जरूरत पड़ेगी ऐसी? ठीक है, तो आपको बदलने की जरूरत कब है ये तो आप जानते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी को जरूरत बदलने की जरूरत कब है मैं बता देता हूं आपको। चलो आ जाओ। बोल रहा है अच्छा, पहली बात तो ये आपने सीखा ना डिस्क्लोजर कहाँ होना है। तो सारा अकाउंटिंग पॉलिसी कहाँ डिस्क्लोज होगा? एक जगह पे डिस्क्लोज होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज होगी तो कैसे डिस्क्लोजर होगा? बोला एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली विच हैव मटेरियल इफेक्ट इन करंट अकाउंटिंग पीरियड और मे हैव इन फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। एक सेकंड रुकना, क्यों अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज होती है ये इसमें इस वाले पॉइंट में तो नहीं लिखा हुआ। सुनो, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करने का चेंज करने का वो रीजन है, यहां लिखो।
वाई अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेज। अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने का नियम क्या है? पहला, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा। दूसरा, रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट है तो, लॉ के द्वारा बोला गया है, रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, लॉ के द्वारा बोला गया तो करेंगे, ठीक है। फेयर पिक्चर आना है तो करेंगे, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग क्यों चेंज करते हैं? दो काम, ये रहा, ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए कि अगर हमें लग रहा है कि इससे और ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा किसका, ऑपरेशंस का एंड अकाउंटिंग का, तो हम चेंज करेंगे। या अगर कोई कानून बोला चेंज करने के लिए तो हम चेंज कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। अब अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, ठीक है। देखो जरा, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज विच हैव मटेरियल इफेक्ट इन करंट अकाउंटिंग पीरियड और मे हैव इन फ्यूचर पीरियड। बोला अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर रहे हैं, चेंज कब करेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है तब, या फिर कोई रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो, ठीक है। और अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको दिखाएंगे कैसे हम? तो बोला कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होएगी आपकी तो उसको दिखाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है भैया? अगर उसका करंट पीरियड में इफेक्ट हो रहा तो भी दिखाओ और फ्यूचर पीरियड में इंपैक्ट हो रहा तो भी दिखाओ। अब मैंने चार्ट बना रखा है, उस चार्ट को देख लें आप आराम से एकदम। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटीरियल इन करंट पीरियड। अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मटीरियल है इन करंट पीरियड, मटीरियल का मतलब क्या होगा? जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करे, ठीक है, प्रभावित करे। अगर मटीरियल है करंट पीरियड में और अमाउंट जो है ना असर्टेनेबल है, मटीरियल है करंट पीरियड में, मटीरियल है और अमाउंट जो है असर्टेनेबल है, तो आप उसको क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे उसका अमाउंट। फिर से बोला, अगर मटीरियल है करंट पीरियड में और अमाउंट क्या है? असर्टेनेबल है, आप निकाल सकते हैं कितना अमाउंट का चेंजेज आ रहा, इंपैक्ट आ रहा है। जैसे मान लो ना, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी को चेंज करना है आप डेप्रिसिएशन की पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं कि हम भाई एसएलएम मेथड से चार्ज करते थे, अब हम डब्ल्यूडीबी मेथड से चार्ज करेंगे, तो इन दोनों में कितना फर्क आएगा प्रॉफिट में, वो आप बताएंगे उसको। अगर अमाउंट डिटर्मिनेबल है, असर्टेनेबल है तो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है डेप्रिसिएशन पॉलिसी का चेंज। अगर अमाउंट जो है ना डिटर्मिनेबल नहीं है, ठीक है, अनअसर्टेनेबल है, तो फैक्ट आप डिस्क्लोज कर दो। क्या डिस्क्लोज करेंगे? फैक्ट कि भैया देखिए हमने पॉलिसी चेंज कर दी है, ये पॉलिसी, इसका अमाउंट जो है असर्टेनेबल है, इट कैन नॉट बी असर्टेन्ड, ठीक है, लेकिन हमने फैक्ट डिस्क्लोज कर दिया। अब इस फैक्ट का मतलब आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद चेंज इज नॉट मटीरियल, चेंज मटीरियल नहीं है। पहला था चेंज मटीरियल है और करंट पीरियड का है चेंज, चेंज मटीरियल है और करंट पीरियड का चेंज है, ठीक है। तो आप अगर अमाउंट पता कर सकते हैं तो अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे, और अगर अमाउंट पता नहीं कर सकते तो फैक्ट डिस्क्लोज कर देंगे। उसके बाद चेंज इज नॉट मटीरियल, चेंज मटीरियल नहीं है, करंट पीरियड है बट मटीरियल है फ्यूचर पीरियड के लिए। करंट पीरियड के लिए मटीरियल नहीं, लेकिन फ्यूचर पीरियड के लिए मटीरियल है, तो आप फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे ऑफ सच चेंज दैट हैज इंपैक्ट इन लेटर पीरियड डिस्क्लोज इन करंट पीरियड। मतलब आप करंट पीरियड में दिखाएंगे कि भविष्य में क्या इसका इंपैक्ट आएगा। मैं यहाँ हिंदी में लिखता हूँ कि आप करंट ईयर में शो करना है, करंट ईयर में शो करना है कि फ्यूचर में क्या इंपैक्ट आएगा, फ्यूचर में क्या इंपैक्ट आएगा। करंट पीरियड में शो करना है कि फ्यूचर में क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। फिर से इस पॉइंट को रिवीजन कर लेते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है, चेंज क्यों होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू के चलते, या फिर रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट अगर चेंज होता है, चेंज करंट पीरियड में मटीरियल है, तो इसका मतलब क्या? अगर अमाउंट असर्टेनेबल है तो हम क्या करेंगे? उसका अमाउंट दिखाएंगे, और अगर अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है तो फैक्ट दिखाएंगे। और अगर करंट पीरियड में जो चेंज है वो मटीरियल नहीं है लेकिन फ्यूचर पीरियड में मटीरियल है, तो हम क्या करें? करंट पीरियड में ही दिखाएंगे कि फ्यूचर पीरियड में क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो भैया ये हो गया, और 1 मिनट में पूरा का पूरा फटाफट एकदम रिकैप्चुलेट कर लेते जल्दी से जल्दी हम लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का मतलब क्या सर? नाम क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एप्लीकेबल किस पर है? सभी एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल है। और ये अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स एंड प्रोसीजर दैट सर्व्स एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। और इसका आपको एग्जांपल भी दिया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन चेंज इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट्स। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने दिया था, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, अमोर्टाइजेशन एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद
फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या कहती है? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है हमारा अक्रूवल एजम्पशन। उसके बाद अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं होता तो क्या करना? अगर फॉलो होता है तो हमें डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, फॉलो नहीं होता डिस्क्लोजर की जरूरत है हमें। हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, दो तरह के कंसिडरेशन है, पहला प्राइमरी कंसिडरेशन, दो सेकेंडरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन क्या बोलता है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेशंस अगर दिख रहा है तो हमें वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। और दूसरा हमारा जो सेकेंडरी कंसिडरेशन वो बोलता है कि उसमें 3 पॉइंट है। पहला प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब इनकम को सर्टेन बेसिस पर रिकॉर्ड करो और एक्सपेंसेस को अनसर्टेन बेसिस पर रिकॉर्ड करो। दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है कि फैक्ट जो भी इवेंट है, ट्रांजैक्शन लिखना है वो फैक्ट के बेसिस पे लिखो, लीगल फॉर्म के बेसिस पे ना लिखो। मटेरियलिटी बोलता है सारा मटेरियल आइटम को रिकॉर्ड करना है, इसलिए आप वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करें जो मटेरियल आइटम के लिए है, ठीक है। उसके बाद मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, हम अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे डिस्क्लोज करते हैं? सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज एक ही जगह पर डिस्क्लोज होती हैं, और अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो वो कैसे डिस्क्लोज करेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कैसे होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए चेंज होता है, और रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट होता है तो चेंज होता है। अगर मान लो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज होता है उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा? उसका डिस्क्लोजर का 2 तरीका है। अगर मटेरियल है करंट पीरियड में तो, और अमाउंट असर्टेनेबल है तो अमाउंट दिखा दो। अगर मटेरियल करंट पीरियड में है, अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है तो फैक्ट दिखा दो। और अगर मटेरियल करंट पीरियड में नहीं है, अगर मटेरियल फ्यूचर पीरियड में है तो आप क्या दिखा दो? करंट पीरियड में ही फ्यूचर पीरियड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आप दिखा दो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जाते जाते एक बात बोलना चाहते हैं बच्चा लोग कि पढ़ाई एकदम ढंग से करो, इतना करो तोड़ के पढ़ाई करो कि जितना आप लिख के आओ उसमें किसी का 1 नंबर काटने का हिम्मत ना हो, ठीक है। अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूं सीए बनने से मतलब है बाकी सब कुछ एक जगह और उसकी डिग्री एक जगह, ठीक है। ये वीडियो शेयर जरूर करने का और सब तक पहुंचाने का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगला वीडियो जो रहेगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पर रहेगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रिवीजन मैं भी बहुत जल्द कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। एक बार एकदम लास्ट है बोल दे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलो बाय।